वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यदि हमारे इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे आगे आने वाले जो भी नए वीडियो होंगे, नए टॉपिक होंगे, वह आपके CTET की परीक्षा में काफ़ी मददगार होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, या यूं कहें कि राष्ट्रीय प्रतीक, भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों के अपने कुछ राष्ट्रीय चिन्ह हैं, राष्ट्रीय प्रतीक हैं, और जिसे हम इंग्लिश में नेशनल सिंबल कहते हैं। CTET परीक्षा में इससे आपको कम से कम 2 अंक निश्चित रूप से आते हैं। वह राष्ट्रीय चिन्ह, वह राष्ट्रीय प्रतीक, वह नेशनल सिंबल कहाँ से लिया गया है और क्या है, यह 2 नंबर के प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस राष्ट्रीय प्रतीक टॉपिक को पूरा करने के बाद यदि आप हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने 2 अंक को सुनिश्चित करेंगे। तो आगे की पढ़ाई को शुरू करने से पहले हम आपसे यह रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसी तरीके के और भी अच्छे वीडियो हम आपके लिए, आपके CTET के क्रैक करने के लिए, आपके विषयों को आसान करने के लिए, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपके साथ, आपके सामने लेकर उपस्थित हो सकें। हम शुरू करते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल का सबसे पहला टॉपिक हमारा है वह राष्ट्रीय ध्वज। अब यहाँ बात आती है कि राष्ट्रीय ध्वज, इसमें जो अंडरलाइन किए गए हैं रंगीन पेन के द्वारा, आप उसे विशेष करके ध्यान देंगे, क्योंकि उससे आपका प्रश्न निश्चित रूप से बनता है और वह प्रश्न पहले आ चुका हुआ है। इसी आधार पर यह टॉपिक आपके लिए तैयार किया गया है और चिन्हित किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जिसे नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद एवं हरे रंग की यह जो 3 पट्टियां हैं, वे तीनों पट्टियां क्षैतिज रूप में जुड़ी हुई हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, बीच में सफ़ेद रंग होता है और नीचे हरा रंग होता है। ये क्षैतिज पट्टियां हैं और इन तीनों रंगों को मिला देने के कारण ही भारत के ध्वज को तिरंगा ध्वज कहा जाता है। यह आपसे प्रश्न पूछता है कि तिरंगा ध्वज क्यों कहते हैं, तो तिरंगा ध्वज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 3 रंगों से मिलकर के बना है, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया होता है, बीच में सफ़ेद होता है और नीचे हरे रंग की ये 3 पट्टियां आपस में क्षैतिज रूप में जुड़ी हुई होती हैं। इसी तरह इससे दूसरा प्रश्न यह बनता है कि भारत ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात क्रमशः क्या होता है। यह निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसका अनुपात बनता है 2:3। 2:3 अभिप्राय क्या हुआ, इसकी जो रेशियो है, अनुपात है, वह बाएं से दाएं की ओर 3 अनुपात में 3 होते हैं और ऊपर से नीचे की ओर 2 होता है, अर्थात 2:3। चौड़ाई 2 होती है और लंबाई 3 होती है। ध्वज में सफ़ेद रंग की पट्टी के बीचों बीच में गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है। यह प्रश्न आपसे पूछता है कि वह जो चक्र बना होता है उसका रंग क्या है, तो आपको जवाब देना है कि यह हरे रंग की पट्टी चक्र होती है। गहरे नीले रंग की, हरे नहीं, गहरे नीले रंग की यह चक्र होती है और इसमें तीलियों की संख्या 24 होती है। इसमें जो चक्र हैं उसमें तीलियों की संख्या 24 होती है। यह आपको पूछता है। अब आगे पूछता है कि यह जो प्रश्न बनता है वह यह है कि यह चक्र कहाँ से लिया गया है। तो यह चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। यह चक्र कहाँ से लिया गया है, तो यह चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। आगे प्रश्न बनता है कि यह जो राष्ट्रीय ध्वज लिया गया है यह कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज में स्थित जो केसरिया रंग होता है उसका प्रतीक होता है त्याग,
और बलिदान। सफ़ेद रंग जो बीच में होता है वह सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है तथा हरा रंग देश की समृद्धि तथा उर्वरकता का प्रतीक अर्थात प्रदर्शक होता है। यह प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि यह तीनों जो रंग भारत का तिरंगे झंडे में है इसका क्या अभिप्राय है, तो आपको ध्यान देना होगा। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का है, सफ़ेद रंग सत्य, शांति और पवित्रता का है तथा हरा रंग देश की समृद्धि तथा उर्वरकता का प्रतीक अर्थात प्रदर्शक होता है। इस तरीके से हमारा यह राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज पूरा हुआ। अब आगे हम बढ़ते हैं, वह भारत का राष्ट्रीय गान। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान हम लोग प्रतिदिन जब विद्यालय जाते हैं तो इसको शुरू करते हैं। जन गण मन है, जो कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। यह गान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यह रचित है। सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को इसे कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था, यह भी तारीख आपसे पूछी जाती है और कहाँ गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को इसे कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। संपूर्ण गीत या गान को पढ़ने में लगभग 52 सेकेंड का समय लगता है। यह प्रश्न बनता है कि इस भारत के जो राष्ट्रीय गान या गीत है इसको गाने में कितना समय लगता है, तो इसे गाने में कुल 52 सेकेंड में एक साथ हम गा करके ख़त्म करते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। आपके पास स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो वह भी ले सकते हैं। आपके पास बहुत इजी से ये सारे टॉपिक्स आपके स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, अर्थात नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो भारत का राष्ट्रीय गीत हम जो जानते हैं वह है वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचित है। अब बात आगे बढ़ती है, यह उनकी रचना यह कहाँ से ली गई है। परीक्षा में जनरली यह प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है वह कहाँ से लिया गया है, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि यह आनंद मठ से लिया गया है। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के साथ ही स्वीकार किया गया था। जैसा कि अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि राष्ट्रगान के बारे में, उसी तरीके से सेम डेट में इसे भी स्वीकार किया गया था, 24 जनवरी 1950 को, है ना। अब सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था और इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्र को समर्पित किया गया, अर्थात इसे स्वीकार किया गया था। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अर्थात नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, इस पर चर्चा करते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल एम्बलम है, उसे हम अशोक स्तंभ कहते हैं। यह अशोक स्तंभ मौर्य साम्राज्य के शासक सम्राट अशोक द्वारा सोमनाथ में बनाए गए स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है यह भी प्रश्न पूछता है। और किसने बनवाया था? तो मौर्य साम्राज्य के शासक सम्राट अशोक के द्वारा सोमनाथ में बनाया गया यह स्तंभ है, जिसे कि स्वीकार किया गया था। ठीक है। इस स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे के साथ पीठ में सटे हुए हैं, जिसमें से एक शेर के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जिसे कि राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाया गया हुआ है। हम सभी जब इसको देखते हैं तो नीचे लिखा दिखता है सत्यमेव जयते, यह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह में दिखता है, जो कि देवनागरी लिपि में लिखी गई है सत्यमेव जयते, और इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। आपसे प्रश्न यह भी पूछता है कि सत्यमेव जयते किस भाषा में लिखी गई है, किस लिपि में लिखी गई है,
तो आप वहाँ बोलेंगे देवनागरी लिपि में लिखी गई है। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया। अब मित्रों, जो आप इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, आपको यहाँ पर एक साथ 3 प्रश्न के उत्तर तैयार हो जाते हैं। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय चिन्ह, जिसे कि जनगण मन राष्ट्रीय गान है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी का है आपको राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, तथा यह राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बलम, यह तीनों एक ही साथ 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत की सबसे उच्च पुरस्कार जो है वह आपको कब मिली थी, कौन सी है? तो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इससे ऊंचा कोई राष्ट्रीय सम्मान भारत में अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी। इस राष्ट्रीय पुरस्कार, जो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 से की गई थी और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनके द्वारा यह शुरुआत की गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वह है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वह है राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अर्थात नेशनल एनिमल। नेशनल एनिमल के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अप्रैल 1973 में बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर, यह प्रश्न पूछता है रॉयल बंगाल टाइगर क्या है या राष्ट्रीय पशु क्या है? तो अप्रैल 1973 को बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। आप ध्यान देंगे, हो सकता है अभी तक तो यह प्रश्न नहीं बना है, नहीं पूछा गया है, परंतु यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न बनता है कि बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो आपको ध्यान रखना है कि इसके पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर होता था। अभी के समय में यह रॉयल बंगाल टाइगर है। इस बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। अर्थात यह क्या हुआ, यह जो बाघ है वह टाइग्रिस अर्थात फीमेल प्रजाति का यह हमारा जो राष्ट्रीय पशु है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या हुआ? पैंथेरा टाइग्रिस। अब फिर आगे बढ़ते हैं। वह है कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, अर्थात नेशनल बर्ड कौन सा है? तो 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर को संस्कृत भाषा में हम मयूर के नाम से भी जानते हैं, मयूर भी कहा जाता है। आप सभी संस्कृत पढ़े होंगे, तो मोर को मयूर कहते हैं संस्कृत में। मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है, पावो क्रिस्टेटस भी कहा जाता है। मोर के जो एक वैज्ञानिक नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, उसे हम लोग पावो क्रिस्टेटस कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वह है कि राष्ट्रीय पुष्प अर्थात नेशनल फ्लावर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कमल का वास्तविक नाम अर्थात इसे भी आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल नेम, वह है निलंबियन न्यूसिफेरा। यह इसका वास्तविक नाम है, जिसे हम कमल के नाम से जानते हैं, और यह हमारा नेशनल फ्लावर अर्थात राष्ट्रीय पुष्प है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल अर्थात जो पूरे देश का खेल के रूप में एक प्रतीक है, सिंबल है, उसे हम राष्ट्रीय खेल के नाम से जानते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है। अब बात यह निकल के आती है
कि हॉकी को ही राष्ट्रीय खेल क्यों कहा जाता है। इस पर भी प्रश्न बनता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, सीखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। लेकिन अब बात आती है कि हॉकी को ही क्यों राष्ट्रीय खेल माना जाता है। तो जैसा कि माना जाता है, मान्यता है कि जब भारत ने ओलंपिक में हॉकी के खेल में लगातार 6 वर्ष तक स्वर्ण पदक जीते थे, तब से हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। लेकिन भारतीय खेल मंत्रालय ने माना है कि आधिकारिक रूप से भारत में किसी भी खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है। लेकिन सरकारी वेब पोर्टल पर हॉकी को ही राष्ट्रीय खेल माना गया है। और इस तरीके से जब कभी हमारे पास प्रश्न उठता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हम वहाँ हॉकी लिखते हैं या हॉकी कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष, नेशनल ट्री। बरगद या वट वृक्ष को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। यह ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय यह जो वट वृक्ष है, जिसे कि हम अपने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में रखते हैं, इस वट वृक्ष का यह जो प्रतीक है उसका अर्थ होता है कि यह एकता और दृढ़ता का प्रतीक माना गया है। इसीलिए हम इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में ग्रहण किए हैं। बरगद का वास्तविक नाम फिकस बैंगलेंसिस होता है। तो यह प्रश्न आपका बनता है कि राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में बरगद या वट को क्यों रखा गया है। तो यह एकता तथा दृढ़ता का प्रतीक है, जिसलिए इसे रखा गया। अब प्रश्न आता है राष्ट्रीय लिपि। राष्ट्रीय लिपि कौन सी है। तो राष्ट्रीय लिपि है हमारी नेशनल स्क्रिप्ट, जिसे हम कहते हैं। भारत का वह है लिपि, आधिकारिक लिपि देवनागरी लिपि यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, जैसा कि हमारे संविधान में निर्देशित है। भारत का राष्ट्रीय लिपि नेशनल स्क्रिप्ट वह है आधिकारिक लिपि, जिसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। अब दूसरा है, आगे बढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, किसे कहा गया है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा को कही गई है। हिंदू धर्म व ग्रंथों में गंगा नदी को सबसे पवित्र माना गया है। गंगा नदी हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यहाँ जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि पीले रंग के पेन से जो निर्देशित किया गया है, आप उन सभी बिंदुओं को विशेष करके ध्यान देंगे। यह प्रश्न आपके CTET में निश्चित रूप से बनता है और पूछता है। तो हम यह देख रहे हैं कि गंगा नदी हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जहाँ पर इसे भागीरथी नदी के नाम से भी जाना जाता है और आगे बढ़ करके यह गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट होता है राष्ट्रीय विरासत पशु, अर्थात नेशनल हेरिटेज एनिमल। राष्ट्रीय विरासत पशु हम किसे कहते हैं। तो अक्टूबर 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत घोषित किया गया था। ऐसा क्यों हुआ था। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि हाथियों की संख्या बहुत तेजी से घटने के कारण उनके बचाव हेतु हाथियों को विरासत पशु का दर्जा दिया गया है। क्या कहा गया है। अक्टूबर 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया, क्योंकि हाथियों की संख्या घटने लगी और उसके बचाव को, अर्थात इससे पूरे देश के लोगों का, सरकार का ध्यान आकृष्ट होगा इस तरफ। इस बात को ध्यान में रख करके इसे नेशनल हेरिटेज एनिमल के रूप में इसे मान्यता दी गई। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। जलीय जीव से अभिप्राय है जल में रहने वाले जीव को जलीय जीव कहते हैं। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इससे क्या प्रश्न बनता है कि डॉल्फिन कहाँ रहती है और किस परिवेश में रहती है।
तो डॉल्फिन मीठे पानी में पाए जाने वाली जलीय जीव है। 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्वेटिक पशु के रूप में गंगा नदी में पाए जाने वाले इस डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। किसे? गंगा नदी में। यहाँ ध्यान देने की बात है, यह भी प्रश्न आपको पुनः बनता है कि यह डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है, तो यह गंगा नदी में पाई जाती है। डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। गंगा नदी में पाई जाने वाली इस डॉल्फिन जो आज संकट की स्थिति में है, इनका अस्तित्व खतरे में है, जो विशिष्ट रूप से इस नदी में वास करती है, इसे वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया था। आपका पुनः प्रश्न बनता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था, तो हम इसको कहेंगे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना था, जिसमें व्हेल को एक संकट की स्थिति में रहने वाले जंतु के रूप में चिन्हित किया गया और उसे इस राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया। आगे बढ़ते हैं। भारत की राजभाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा मात्र है। यहाँ ध्यान देने का प्रश्न यह बनता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर कितना में बनता है यह राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो आपको याद रखना है, जो प्रश्न बनता है वह 343 के तहत भारत की राजभाषा मात्र है। भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। यहाँ पर पुनः एक प्रश्न बनता है कि इसमें कितनी भाषाएं हैं, तो भारत के जो यह लिस्ट बनी है, सूची बनी है भारत की राजभाषा में, इसके कुल 22 भाषाएं हैं जो आधिकारिक रूप से जिनको कि भाषा का आधिकारिक रूप से भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजरात, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मितई मतलब मणिपुर में बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये सभी कुल मिलाकर के कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। और हमें ध्यान रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 343 में इन सभी भाषाओं को स्थान दिया गया है। हमारे 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत की मुद्रा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं आराम से, और मैं उम्मीद करता हूं